बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर साहब, ख्वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका मशकूर हूं जिन्होंने आज इस जमहूरी अमल में हिस्सा लिया, हक में वोट डाला या खिलाफ वोट डाला। यही जमहूरियत का तरीका होता है और यही आज अपनाया गया। मैं अपने पीएमएलएन के पार्लियामेंट्री पार्टी का मशकूर हूं जिन्होंने मुझे इस मनसब के लिए मौजूद समझा। मैं अपने उन दोस्तों का जिन्होंने वोट दिए उनका मशकूर हूं। मैं अपोजिशन के अरकान का मशकूर हूं जिन्होंने अपने हक इस्तेमाल किया। और मैं सबसे बढ़कर प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। मैं तमाम हलीफ जमातों का जिन्होंने हमें वोट दिया, हमारा साथ दिया, उनका मशकूर हूं। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। और मैं पीटीआई के लीडरशिप का, इमरान खान साहब का, पार्लियामेंट्री लीडरशिप का मशकूर हूं जो हमें अपनी रोजमर्रा की गाली गलौच में शामिल कर रखते हैं। जनाब, चार दिन कबल जुमे को एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसकी कोई नजीर नहीं थी। हमने उसको मनो अन कबूल किया, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, तो पाकिस्तान के अवाम ने कबूल नहीं किया। नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस पाकिस्तान टॉक। के अवाम ने उस फैसले को रद्द किया। कोई लीगल एक्सपर्ट ऐसा नहीं है जो इस फैसले को मान सके। पीएम ने उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ दिया, अपने घर चले गए। अगले दिन पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुलाई गई, कोई एमएनए कहीं नहीं गया, कोई पार्टी में दरार नहीं पड़ी। और 200 के करीब एमएनए की पार्लिमानी पार्टी में वज़ीर आज़म का कोई उम्मीदवार नहीं था। जिसका नाम वज़ीर आज़म ने लिया वो आज आपके सामने खड़ा है। यहां पर ये कुर्सी जो है, ये कुर्सी सियासत की मेराज समझी जाती है। हर एमएनए की जो वहां बैठा है उसकी ख्वाहिश है कि इस कुर्सी तक पहुंचे। अगर किसी की नहीं है तो खड़ा होकर बता दे। लेकिन ये मुस्लिम लीग नून की कामयाबी है कि किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि मैं कुर्सी तक पहुंचना चाहता हूं। मैं ये सब बातें जानता हूं। जब आप इस ऐवान से बाहर निकलते हैं, शमाल को देखते हैं तो पहाड़ हैं, हम पहाड़ों के रहने वाले हैं। ये काम मैं जानता हूं, जो ये कर रही है मैं जानता हूं और इनसे बेहतर कर सकता हूं। लेकिन हमें वो तरबियत नहीं है। हमारे लीडर का हुक्म है कि गाली का जवाब शाइस्तगी से दिया जाए। पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया, आज इलेक्शन हो गया। 4 दिन के अंदर अंदर मुल्क में जमहूरियत का अमल वापस पटरी पर चढ़ गया। कोई डिरेल नहीं हुआ।
कोई भागा नहीं, कोई टूटा नहीं। मैं नवीद कमर साहब का मशकूर हूं। Please, no cross-talk. नवीद कमर साहब का मशकूर हूं कि वो भी उम्मीदवार थे इस इलेक्शन में। मैं और नवीद कमर साहब अमेरिका में 2 साल इकट्ठे पढ़ते भी रहे, एक कमरे में भी रहे, जिसकी गवाही ये खुद देंगे। तो ये मैं लीडर द अपोजिशन का, वो कुछ मेरे साथ उनकी बेतकल्लुफी है, तो ये उनकी साजिश है कि 2 भाइयों को लड़ा दिया। जनाब, मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा कि इंसाफ का तकाजा होता है कि 1000 गिल्टी लोग छूट जाएं, लेकिन एक इनोसेंट जो है वो कन्विक्ट ना हो पाए। ये इंसाफ का तकाजा होता है। और जो हुआ पिछले जुमे को, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एक और अदालत भी लगेगी, एक अदालत और लगेगी जो इस अदालत से बहुत बड़ी होगी। वहां कोई जीआईटी नहीं होगी, वहां कोई जीआईटी नहीं होगी, और हम लोग गवाह होंगे कि नवाज शरीफ पे कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। मैं मुल्तान से एमएनए जो बैठे हैं, ये सामने बैठे मुल्तान से एमएनए, ये मुझसे ज्यादा अरसा नवाज शरीफ के वजीर रहे हैं। ये वहां गवाही देंगे कि नवाज शरीफ ने कभी करप्शन नहीं की। हम तो गवाही देंगे जो इधर बैठे हुए हैं। जो शख्स जो रावलपिंडी से एमएनए है, मेरे खिलाफ इलेक्शन भी लड़े हैं, अब मैं 30 साल से एक दूसरे को जानते हैं, ये भी गवाही देंगे मुझसे ज्यादा वज़ीर आज़म के लिए वजीर रहे हैं। ये भी गवाही देंगे। वहां नारे मारने का वक्त नहीं होगा। मेरे एएनपी के भाई भी गवाही देंगे, एमकेएम के भाई भी गवाही देंगे, जमात इस्लामी के भाई भी गवाही देंगे, वो भी गवाही देंगे, हमारी हुकूमत में रहे हैं, वो गवाही देंगे कि नवाज शरीफ ने कभी इनको करप्शन के लिए नहीं कहा, कभी इनसे हिस्सा नहीं मांगा, इन्होंने कभी करप्शन नहीं देखी। और सबसे बढ़कर मैं गवाही दूंगा जो 30 साल से नवाज शरीफ के साथ हूं कि उसने कभी हमें करप्शन के लिए नहीं कहा। अगर हम उसके अंदर करप्शन का रत्ती भर भी देखते, मैं आज यहां ना खड़ा होता, मैं आज वहां बैठा होता। इसलिए बैठा होता कि हमने उसूलों पर सियासत की है। जो वक्ती मुफाद के लिए भागे वो आज बैठे हुए, वो आज 26 वोट लेकर बैठे हुए। नवाज शरीफ बिल्कुल गिल्टी है। मैं मानता हूं कि नवाज शरीफ बड़ा कसूरवार आदमी है। उसने इस मुल्क को, नवाज शरीफ ने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया। नवाज शरीफ ने इकॉनमी को मजबूत किया। मैं माजी में ज्यादा नहीं जाना चाहता। उस वक्त ये लोग गवाह थे, ये वजीर थे, मैं वजीर नहीं था, ये लोग वजीर थे। ये जानते हैं कि नवाज शरीफ ने क्या किया या क्या नहीं किया। मैं तो अभी की बात कर देता हूं। नवाज शरीफ का कसूर ये है कि उसने इकॉनमी को स्टेबलाइज किया। नवाज शरीफ का कसूर ये है कि 10,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की, और इंशाल्लाह नवंबर के बाद लोड शेडिंग नहीं होगी। नवाज शरीफ का कसूर ये है कि एलएनजी लाकर मुल्क की तमाम इंडस्ट्री को चलाया, कि पावर प्लांट को चलाया, फर्टिलाइजर प्लांट जो बंद पड़े थे उनको चलाया। एलएनजी पे बात करनी है, मैं हाजिर हूं, 24 घंटे हाजिर हूं बेटा।
शरीफ का कसूर ये है, नवाज शरीफ का कसूर ये है। Order in the house. Order in the आबिद तशरीफ रखें. Order in the house. नवाज शरीफ का कसूर ये है कि 60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में आई है। 60 अरब डॉलर की, 60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है, ग्रोथ हुई है, 5% से ऊपर की ग्रोथ आज मुल्क में है। मोटरवे बन रहे हैं, मोटरवेज का जाल पाकिस्तान में बिछ रहा है, डैम बन रहे हैं। यहां पर 8 साल मुशर्रफ हुकूमत में बैठा रहा, मुझे एक मंसूबा दिखा दें, एक मोटरवे दिखा दें, एक डैम दिखा दें, एक पावर प्लांट का मंसूबा दिखा दें। जब पूरी दुनिया आपको इन्वेस्टमेंट देने को तैयार थी, यहां पर कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग थे जो जेबें भरना जानते थे। आप या अपनी जेब भर सकते हैं या अवाम की जेब भर सकते हैं, दोनों काम नहीं होते। 5 साल मेरे दोस्त जो अपोजिशन में है, इनको सजा मिल गई, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, अब अपोजिशन में है। अगर कुछ काम किया होता तो वहां ना होते, यहां बैठे होते। तो मैं जनाब इस सीट के बोझ का मुझे एहसास है। ये वो सीट है जहां लियाकत अली खान भी बैठे, जहां पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी बैठे, यहां पर बेनज़ीर भुट्टो भी बैठी, मोहम्मद खान जुनेजो भी बैठे, मेरे बुजुर्ग ज़फ़र जमाली भी बैठे, और नवाज शरीफ आज भी मौजूद है। मुझे इस जिम्मेवारी का एहसास है। मैंने 30 साल सियासत में गुजारे हैं, 30 साल सियासत में गुजारे हैं। मैं आज फ्लोर ऑफ द हाउस में कहता हूं कि 30 साल पहले मेरे असासे कई गुना थे, मेरा लाइफस्टाइल 1000 गुना बेहतर था। मैं इसकी आपको फ्लोर ऑफ द हाउस में कहता हूं, जिसने भी मुकाबला करना है, जो ये कह सके, जो बात मैं कह रहा हूं कि मैं सियासत में आया तो मेरे असासे ज्यादा थे, मेरा लाइफस्टाइल बेहतर था, जो आदमी ये कह सकता है मुझ पर इल्जाम लगा ले। मैं हाजिर हूं। आप टीवी पर बात करना चाहते हैं, आप फ्लोर ऑफ द हाउस में बात करना चाहते हैं, मैं हाजिर हूं। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैंने मेहनत की है, जो कमाया है मेहनत से कमाया है, सबके सामने कमाया है। आपको तकलीफ है तो मैं आके दिखा दूंगा। जनाब बात ये नहीं है, बात ये है, आज मैं कोई खुशी नहीं खड़ा, मुझे खुशी नहीं है, यकीनन मैं आपको हकीकत से कहता हूं, क्योंकि सियासत मुल्क में एक गाली बन चुकी है। सियासत एक गाली बन चुकी है। इसलिए आज इस ऐवान का सबसे बड़ा काम यह है कि अपनी इस ऐवान के तकद्दुस को, अपनी इज्जत को बहाल करें। मुल्क ने अगर चलना है, ये आईन है, इस मुल्क का आईन, इसके मुताबिक मुल्क ने चलना है। हम सब, अपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो, फौज हो, इंटेलिजेंस के इदारे हो, जुडिशरी हो, कारोबारी हजरात हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ये सब एक कश्ती में सवार हैं। कश्ती में छेद होगा, सब डूब जाएंगे। इस बात को याद रखें। मैं 45 दिन के लिए हूं, 45 घंटे के लिए हूं। मैं मुल्क का वज़ीर आज़म हूं और मैं काम करने आया हूं, मैं सीट गर्म रखने नहीं आया।
45 दिन रहा, 45 महीने का काम करूंगा। सबसे बढ़कर इकॉनमी की बात है। इसहाक डार साहब ने इस मुल्क को फिजिकल स्पेस दी। ये डूबा हुआ मुल्क था, लोग कहते थे अगले हफ्ते डिफॉल्ट करेगा। इसहाक डार साहब ने अपनी मेहनत से इस मुल्क को फिजिकल स्पेस दी, और मुझे इस बात में कोई शुबा नहीं है कि इस कैबिनेट के सबसे मेहनती 24 घंटे काम करने वाला आदमी इसहाक डार था, जिसने अपनी मेहनत से इसको हासिल किया। अब जरूरत इस बात की है कि ग्रोथ को लाया जाए, इंसेंटिवाइज किया जाए इन्वेस्टमेंट को, ग्रोथ मुल्क में आए, जॉब्स क्रिएट हो यूथ के लिए। कोई हुकूमत हर नौजवान को नौकरी नहीं दे सकती। नौकरियां इन्वेस्टमेंट के आने से मिलेंगी, सीपैक के आने से मिलेंगी, मुल्क में मजीद इन्वेस्टमेंट से मिलेंगी, और इसमें कुछ तकलीफ भी उठानी पड़ेगी। कोई काम तकलीफ के बगैर नहीं होता, इसलिए सबको इस अमल में शामिल होना चाहिए। कल आपकी हुकूमत आएगी, आपको भी फायदा मिलेगा। मुश्किल फैसलों की पहले भी जरूरत थी, हमने मुश्किल फैसले किए, आज भी करने को तैयार है और करते रहेंगे इस मुल्क की बेहतरी के लिए। मैं एक बात जो मेरे दिल के बड़ी करीब है मैं जरूर करूंगा, और वो टैक्सेस के बारे में है। ये मेरी जाती राय है, इम्प्लीमेंटेशन जो है कैबिनेट करती है, पार्टी फैसला करती है और आप लोग वोट देते हैं। वो टैक्सेस के बारे में है। यहां एक रुझान है कि टैक्स देना शायद कोई ऑप्शन है। पार्लियामेंटेरियंस की टैक्स डायरेक्टरी छपी है, उस पर नजर दौड़ाएं, काफी तकलीफ होती है। उस बात को तकवीयत पहुंचती है कि सियासतदान अपने काम से मुखलिस नहीं है। तो जरूरत इस बात की है कि हम लीडरशिप दें। टैक्स देना कानूनी जिम्मेवारी है। आप टैक्स नहीं देंगे, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आप टैक्स नहीं देंगे, फौज जंग नहीं लड़ सकती। आप टैक्स नहीं देंगे, मुल्क कमजोर होगा। तो हमने नॉन टैक्स पेयर्स के पीछे जाना है। मुश्किल काम नहीं है, जाना पड़ेगा और हमने जाना है। मैंने पहले कहा, मैं 45 घंटे रहा, 45 दिन रहा, ये काम अगर काबीना ने इजाजत दी मैं इंशाल्लाह जरूर करूंगा। जो लोग टैक्स नहीं देते, अपने लाइफस्टाइल को जस्टिफाई नहीं कर सकते, उनको टैक्स देना पड़ेगा। और तमाम हजरात इधर बैठे उधर बैठे हैं, मामला अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। मामला उन लोगों को जो यहां बैठे हैं अपने लाइफस्टाइल को जस्टिफाई करना पड़ेगा। मुझे भी तो आ गई है ना यार, आपको भी नहीं आई। तो यहां आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर मैं करोड़ों की गाड़ियों में फिर रहा हूं, करोड़ों के घर हैं, अरबों के घर हैं, मैं लाखों रुपए के बिल अदा करता हूं और टैक्स में 900 रुपया देता हूं, 90,000 रुपया देता हूं, टैक्स नहीं देता, आपको देना पड़ेगा इंशाल्लाह। ये मेरा आपसे वादा है। एग्रीकल्चर जो है इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी, हमने उसको मजबूत करना है। हमारी कुछ पॉलिसियां थी, हमारी पॉलिसियां कुछ कामयाब हुई, मजीद पॉलिसीज देने की जरूरत है कि किसान अपने खर्चे पूरे कर सके और एग्रीकल्चर एक मुनाफा बख्श कारोबार हो। मैं एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे उनकी तकलीफ का एहसास है और ये आज सबसे बड़ी जरूरत है। मैं सिक्योरिटी के बारे में जरूर बात करूंगा कि सिक्योरिटी की प्रोविजन हुकूमत का अवलीन फर्ज होता है। ये हर शहरी का बुनियादी हक है। इसमें एक इंटीग्रेटेड एफर्ट की जरूरत है। सबने मिलकर इस मसले को हल करना है। मैं एक बात जरूर करना चाहता हूं चौधरी निसार साहब की इजाजत से। दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जो ऑटोमेटिक असले को आम आदमी के लिए लाइसेंस करे। तकलीफ दे बात है सबके लिए।
मुझे कोई दुनिया का मुल्क दिखा दें जहां आम शहरी ऑटोमेटिक असला लाकर फिरता हो। आप पार्लियामेंट के बाहर खड़े हो, हर 2 मिनट बाद एक मुख्तलिफ किस्म की मलेशिया गुजरेगी, 6-6 आदमी बैठे हुए गाड़ियों में असला उठाया हुआ है, ऑटोमेटिक असला उठाया हुआ है, सिविलियन कपड़े पहने हुए हैं। ये लोग कौन है? क्या इनसे को पूछने वाला है? यहां असेंबली के मेंबरान आते हैं, ऑटोमेटिक असले बरदार लोग साथ हैं। तो अगर मेरी काबीना ने इजाजत दी तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी हुकूमत तमाम असले के लाइसेंस कैंसिल करके वापस लेगी और लोगों को पैसे देगी। ऑटोमेटिक असला वफाक जारी नहीं करेगा। ये मैं फिर कहता हूं, मेरी जाती राय, इसको होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर पार्लियामेंट ना मानी, काबीना ना मानी, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तालीम की बात जरूर करूंगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ने सफर किया है। सूबे इसको फॉलो करें या ना करें, ये उनकी मर्जी है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि ऑटोमेटिक असला इस मुल्क में ना हो, आम शहरी के हाथ में, पुलिस के पास हो, फौज के पास हो, आम शहरी के पास ऑटोमेटिक असला ना हो। ये मेरी पूरी कोशिश है। मैं एजुकेशन की बात भी जरूर करूंगा कि मुल्क में क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है। हम पीछे हट गए हैं। मुल्क में ये डिवॉल्व इशू है, लेकिन लीडरशिप फेडरल गवर्नमेंट ने देनी है। सूबे उसको फॉलो करते हैं नहीं करते, वो उसके जिम्मेवार हैं, लेकिन लीडरशिप हमें जरूर देनी चाहिए। एक नेशनल करिकुलम की कोशिश करनी चाहिए, एक नेशनल टेस्टिंग का मैकेनिज्म होना चाहिए। हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को बहुत बेहतर बनाने की जरूरत है। इसी तरह हेल्थ में हुकूमत ने काम किया, हेल्थ कार्ड का निज़ाम इंप्लीमेंट किया, जो जनूबी एशिया का सबसे बड़ा निज़ाम है। इसको मजीद बढ़ाया जाएगा। अगर प्रोविंसेस भी शामिल हो जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। क्वालिटी हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। वसाइल के अंदर रहते हुए हुकूमत इसकी कोशिश भी पूरी करेगी। बिस्क का निज़ाम बढ़ाया जाएगा। पहले ही हुकूमत ने 50% से ज़्यादा बढ़ाया है, मजीद इंशाल्लाह बढ़ाया जाएगा, ताकि एक सोशल सिक्योरिटी का नेट आवाम को दिया जाए। पावर प्रोजेक्ट्स, मैंने पहले कहा कि पूरे पाकिस्तान की तारीख में 17,000 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट लगे थे। इस हुकूमत ने 10,000 से ज़्यादा के लगाए हैं। मौके पे मौजूद है, इनॉग्रेशन नहीं है, मौके पे मौजूद है। जो लोड शेडिंग नवंबर 1 के बाद इंशाल्लाह नहीं होगी, सिर्फ उन जगहों पे होगी जहां लोग बिल अदा नहीं करते। मोटरवेज का निज़ाम एक मॉडल होगा इंशाल्लाह एशिया का। ये मोहम्मद नवाज शरीफ की विजन है, इसको हम इंशाल्लाह इंप्लीमेंट करेंगे। रेलवे का निज़ाम इंशाल्लाह जदीद तरीन रेलवे का निज़ाम पाकिस्तान को दिया जाएगा। कुछ काम हुआ है, बहुत सा बाकी है, बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, ये इंशाल्लाह जरूर होगी। कराची का पैकेज है, पीएम साहब ने इसको वादा किया था, उस पैकेज को इंप्लीमेंट किया जाएगा और उससे भी बढ़ाकर कराची के मसाइल को हल किया जाएगा, क्योंकि अगर कराची के मसाइल हल नहीं होंगे, मुल्क के मसाइल भी हल नहीं होंगे। ये बुनियादी बात है। हमने कराची को अमन व अमान दिया, लेकिन अब वहाँ डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है। सबसे बड़ा शहर, दुनिया के बड़े शहरों में से एक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। फाटा में डेवलपमेंट का काम पीछे रहा, इंशाल्लाह उसको हम मुकम्मल करेंगे। और आखिर में मैं तमाम दोस्तों का, ख़ास तौर पर अपने MKM के भाइयों का, फाटा के भाइयों का, PK मैप के भाइयों का, फजलुर रहमान साहब का, उनकी पार्टी का,
बहुत मशकूर हूँ कि आपने जिस तरह हमारी मदद की। पीर राशिद साहब मेरे भाई हैं, उनका नाम मैंने नहीं लिया क्योंकि भाइयों का नाम नहीं लिया जाता। जतोई साहब हैं, एजाजुल हक साहब मेरे 50 साल से रफाकत है, उनका नाम भी नहीं लिया। उनका मैं मशकूर हूँ। और मैंने पहले कहा कि अवलीन कोशिश ये होगी कि हम मिलकर गवर्नमेंट और अपोजिशन, मेरी खुर्शीद शाह साहब से दरख्वास्त है कि इस आइन की पासदारी करें, इस हाउस के तकद्दुस को बहाल करें और सियासत जो आज गाली का रुतबा रखती है उसको लोगों का एतमाद बहाल किया जाए कि मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए और मुल्क में अब इंशाल्लाह ज़रूर इस कुर्सी पर वापस आएंगे।